हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बिहार पॉलिटेक्निक के इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से बिहार पॉलिटेक्निक की डेली क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है सुबह में, है ना। सुबह में 8 बजे से दोस्तों आप सभी की क्लासेस हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सुबह में क्लासेस नहीं ज्वाइन करते, तो मैं उन सभी को बता दूं कि डेली 8 बजे आप सभी की क्लासेस होती है। तो सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे। और फिजिक्स का आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सर। एकदम वीवीआई क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो सही बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और अपने से सॉल्व भी करके कमेंट में जवाब जरूर बताएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप प्रत्येक क्लास का इन्फॉर्मेशन पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटेक्निक बाई टोटल लर्निंग से ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पे आपको सारा चीज़ मटेरियल दिया जाएगा। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। कहता है 250 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं। 30 दिनों में कुल कितनी यूनिट विद्युत व्यय होगी, है ना। तो यानी कि दोस्तों कितनी यूनिट विद्युत व्यय होगी, इसका यूनिट में बताना है दोस्तों कितना होगा खर्च, ठीक है। तो यूनिट में बताने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको याद होना चाहिए यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है। यूनिट में जब भी किसी भी विद्युत खर्च को बताना रहे, विद्युत शक्ति को बताना रहे, तो याद रखना दोस्तों वाट गुने घंटा क्या होता है दोस्तों, वाट गुने घंटा बट्टा में 1000 करना रहता है। याद था आप सभी को, वाट गुने घंटा, है ना। वाट गुने घंटा बट्टा में 1000। वाट आपके पास कितना है सर, शक्ति कितना है, तो यहाँ पे कितना है, कितना है तो 100 है। 100 से गुना करेंगे और कितना, एक बल्ब का ना 100 है ना, एक बल्ब का ना 100 है। इससे ऐसा ऐसा 5 गो बल्ब है ना। कितना घंटा, डेली 8 घंटा जलता है, डेली 8 घंटा जलता है। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर से 100 गुणे के गो, 5 गो। अब कितना घंटा जलता है, 8 घंटा। कितना दिन के लिए हमको चाहिए, 30 दिन के लिए चाहिए ना। तो 8 गुने 30, है ना। डेली 8 घंटा चलता है हमको, तो 30 दिन के लिए चाहिए, तो 30 गुना कर देंगे 30 से, और यूनिट में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, अब कैलकुलेट करिए, 1 0 2 0 2 0 खत्म, 8 5 40, 40 गुने 3 यानी कि 120 यूनिट। कितना हो गया, 120 यूनिट यहाँ पे दोस्तों करेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, 120 यूनिट हमारा एकदम सही है, ठीक है। समझ में आया, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा था दोस्तों, 250 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब 3 घंटे रेगुलर जलते हैं, तो 30 दिन में इसकी यूनिट क्या होगी। तो देखिए एक बल्ब का कितना वाट है, 100 वाट है। इसी तरीके से 5 बल्ब का कितना वाट हो जाएगा, 5 गुने 100 वाट। 8 घंटा डेली जलता है, तो 30 दिन, तो 30 गुने 8, है ना। बस कुछ नहीं किया, यही चीज़ किया घंटा को। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा का आप लोग देखिए। कहता है दोस्तों हाइड्रोजन के विसरण की दूरी, है ना, हाइड्रोजन के विसरण की दर दूसरी गैस एक्स के विसरण की दर से 4 गुना है, तो एक्स का अनुभार होगा। तो एक्स का अनुभार क्या कहलाता है दोस्तों, बताइए फटाफट बताइए। आप सभी लोग आंसर बताएंगे, सभी विद्यार्थी बताएंगे इसका आंसर। एक्स का अनुभार यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा सर, 32 हो जाएगा। ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। इसको निकालना कौन सा फॉर्मूला से है, तो इसको निकालना है RH बाई RX, है ना। एक्स जहाँ एक्स का आपको निकालना है बराबर होता है रूट अंडर MX बाई MH के। ये वाला फार्मूला पे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है पृथ्वी पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड है। पृथ्वी पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड है। यदि इस सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो आवर्तकाल का मान होगा। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की अपेक्षा 1/60 गुना होता है। यानी कि कहने का मतलब जो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण होगा ना, वह G/6 होता है। चंद्रमा पर कितना होता है, G/6, यानी कि पृथ्वी का 1/6 भाग होता है वहाँ पे।
आवर्तकाल का मान मालूम है कितना हो जाएगा? तब भाई इस पे प्रेशर कम पड़ रहा है तो समय ज़्यादा लेगा। अब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 4.9 सेकेंड, 4.9 सेकेंड। क्या करेंगे सर, क्या करेंगे यहाँ पर से? यहाँ पर से हम लोगों का डायरेक्टली याद रखना है आप सभी को, टी एम यानी कि चंद्रमा मून पर का जो जाएगा √6 इंटू टी ई, √6 टू टी ई। आई कितना है? 2 है 2 है ना। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? √6 गुने 2। तो यहाँ पर से यही हमारा करेक्ट करके आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग पूरा निकालिएगा तो इतना के आसपास में आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। 3 दूना का 6 होता है ना, फिर अंदर ले जाइएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है दोस्तों, किसी मनुष्य के चश्मे में, है ना, किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति +2 डायोप्टर है तो उसके दृष्टि दोष हैं। देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा है। अगर +2 डायोप्टर है तो मतलब कि उसको कौन सा दोष है? ऑप्शन नंबर है निकट दृष्टि दोष है, या दूर दृष्टि दोष है, या जरा दृष्टि दोष है, या दृष्टि वैषम्य दोष है। तो यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए, जब आप लोगों ने चिन्ह परिपाटी पढ़ा होगा तो किसका दोस्तों, किसका शक्ति प्लस में होता है, किसका फोकल है ना, P बराबर फॉर्मूला होता है ना जी, लेंस की पावर बराबर 1/4 फोकस दूरी। तो फोकस दूरी यानी P प्लस है, यानी कि फोकस दूरी भी प्लस है। और किस में फोकस दूरी प्लस होता है? तो उत्तल लेंस में। किसमें? उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर भाई साहब जो उत्तल लेंस पहन रहा है तो उसको कौन सा दोष होगा? दूर दृष्टि दोष होगा, है ना, दूर दृष्टि दोष होगा, है ना। अवतल का क्या होता है? नेगेटिव होता है। फोकस जब नेगेटिव तो भाई डायोप्टर भी नेगेटिव, है ना, यानी कि पावर भी नेगेटिव लेंस का। इसका यूज कौन सा होता है? तो अवतल लेंस का होता है। ठीक है, और इसमें बाइफोकल लेंस का, इसमें कितना बाइफोकल, जिसमें अवतल और उत्तल दोनों होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है दोस्तों कि समवेग तथा बल में संबंध है। समवेग तथा बल में क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर ए है F बराबर ma, ऑप्शन नंबर बी कहता है FT बराबर ma, ऑप्शन नंबर सी कहता है F बराबर mv माइनस mu, ऑप्शन नंबर डी कहता है F गुने T बराबर mv माइनस mu। तो करेक्ट वाला आप सभी लोग बताएंगे। तो याद है आप सभी को एक फॉर्मूला आप सभी को बताया गया होगा, न्यूटन का दूसरा गति नियम। सर न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या था? याद है? याद करिए न्यूटन का दूसरा गति नियम, है ना। समवेग में जो परिवर्तन की दर होगी वह लगाए गए बल के बराबर होगी। समवेग में यानी कि बराबर होगी, यानी कि जो लगाया गया बल क्या होगा? समवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि समवेग का फॉर्मूला क्या होता है? मास गुने वेलोसिटी, है ना, द्रव्यमान गुने तो वेग, और वेग में परिवर्तन यानी कि u और v का उच्चारण हो जाएगा, जहाँ पे u आपका प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी, और v आपका फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग। तो यहाँ पर से क्या लिख देंगे? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटा में दर था तो यानी कि समय। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? F गुने T बराबर mv माइनस mu हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो संवेग तथा बल में कौन सा इक्वेशन सही होगा? तो अब से याद रखिएगा न्यूटन का दूसरा गति नियम से। तो ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, देख सकते हैं कैसा कैसा प्रश्न पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग बताइए। कहता है एक लेंस की शक्ति +6 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये तो कन्फर्म है कि ये उत्तल लेंस होगा, कन्फर्म हो गया, प्लस है तो उत्तल लेंस होगा। तो ये सेंटीमीटर है ना सर, तो पावर वाला जो फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर वाला लगाइए, है ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे? F को पट्टी या P को ही पट्टी एक्सचेंज ऑफर करेंगे। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर से F बराबर हम क्या कर देंगे? 100/P कर देते हैं। अब 100/P करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब काट कूट के आंसर लाइए, तो यहाँ पे 16.67 सेंटीमीटर इतना के लमसम आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा, कैलकुलेट करके आप लोग भी देख लीजिए, इतना ही आइए करेगा एकदम। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देख लो।
चलो भाई अगला प्रश्न देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है K2Cr2O4 में Cr यानी कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन संख्या यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, बताइए। बहुत आसान, कुछ नहीं करना है। K2 के गो है, K2 का ऑक्सीडेशन संख्या कितना होता है, +1 होता है। के गो था 2 गुने 1, प्लस करो। के गो है Cr 2 गो है, हमको तो इसी का निकालना है ना, x मान लो, प्लस ऑक्सीजन के गो है 4 गो है। ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है ना। अब इस सब को कैलकुलेट कर दो। तो चलो इधर देखो 2 + 2x और यहाँ कितना हो जाएगा, -8 होगा ना। अब बराबर 0 लेके चलिएगा, बराबर 0 लेके चलिएगा, तब ना हमको x का वैल्यू निकलेगा। ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो डायरेक्टली मैं बता दूं x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा मैं बता दूं, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। ये ई पट्टी जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 6, वो पट्टी जाएगा तो +6, ये 2 से काट देगा, 3 मरते में x का वैल्यू 3। यानी जो Cr की यानी कि क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन संख्या होगा वो क्या होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं। बहुत आसान है, ऑक्सीडेशन संख्या निकालना सिखा देंगे आपको हम सिखा देंगे। क्वेश्चन एगो पूछ दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है। कण की अवधि में, ऑप्शन नंबर बी कण की ऊर्जा में, कण का आवेश और कण का पथ। तो ध्यान रखिएगा, कण की कौन सा में, विधि में सर। जब भी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा, गति देखिए, जब कोई आवेशित कण मालूम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करता है ना, तो कण पर एगो बल कार्य करने लगता है। कण पर क्या होता है, इस पर एगो बल कार्य करने लगता है। पिंड पर हो या चाहे कण हो, कुछ भी हो, बल कार्य करता है। और वह कण क्या करता है, जिससे कण की गति में परिवर्तन होता है, कभी तेज हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो यानी कि विधि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर एक बल कार्य करने लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, निम्न में से किस तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। निम्न में से किस तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, प्रासर्व तरंगे या रेडियो तरंगे या एक्स किरणें या फिर प्रकाश तरंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होता है, बहुत अच्छा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, प्रासर्व तरंगे, है ना, प्रासर्व तरंगे हो जाएगा। अगर मैं पूछूं सर प्रासर्व तरंग कहते हैं किसको, तो जिसे मानव द्वारा सुना नहीं जा सकता है। और सुना कब नहीं जा सकता है, तो सुनने वाला तरंग कितना होता है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक का आवृत्ति का जितना भी श्रव्य तरंग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 20 से 20,000 तक के जितने भी तरंग आते हैं ना, उसको हम लोग श्रव्य तरंग कहते हैं, है ना, श्रव्य तरंग कहते हैं। और इसे सुना जा सकता है। और ये 20,000 से ऊपर की बात है सर, ये 20,000 से ऊपर का ये है, तो इससे अधिक होता है, जिसके कारण इसे पराश्रव्य तरंग कहते हैं और ये सुना नहीं जा सकता है। ध्यान रखना है, इसका कितना होता है, 20,000 से अधिक होता है, ज़्यादा कर दिए, हाँ 20,000 से ज़्यादा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी एक्सरे के बारे में जानते ही हैं, एक्सरे होता है जी, मशीन एक्सरे किरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, 2 प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम का प्रतिरोध प्रदान होता है, तथा जब उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम का प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो प्रतिरोधों का मान क्या होगा, R1 और एगो R2 दो गो प्रतिरोध है। जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं R1 और R2 बराबर कितना होता है, 50 होता है। और इसी को जब हम लोग क्या करते हैं, इसी को जब हम लोग
R1 प्लस R2 बराबर, ये श्रेणी क्रम में 50 आ जाता है। अब क्या करें, 1/R1 ना, चलिए 1/R1 लिखते हैं। 1/R1 बट्टा में 1/R2 बराबर कितना हो जाता है, 1/8 हो जाता है ना, 1/8 हो जाता है। यही ना होता है, यही ना होता है सर। तो अब हमसे पूछ रहा है कि R1 और R2 का वैल्यू क्या होगा, R1 और R2 का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करेंगे, इसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको पहले सॉल्व करिएगा तो आप क्या हो जाएगा, हमारे पास दो इक्वेशन है, तो पहला इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर, ये पता है वो 1/8 होगा। पहले इसको सॉल्व करिए, R1 इंटू R2 एलसीएम लेंगे, R1 प्लस R2 बराबर क्या है सर, 1/8, 1/8। और इसका मान पता है आप सभी को, देख लीजिए प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम वाला हो जाएगा ना, 50 बराबर R1 इंटू R2 बराबर 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, R1 R2 बराबर 400 इतना होगा ना, होगा। अब क्या करेंगे सर, अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक फार्मूला पे तोड़ देंगे, अब अपने मन से एक फार्मूला लगाएंगे ताकि हमको R1 R2 का वैल्यू मिल जाए। ये होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा करके, होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा करके इसको तोड़ देंगे, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू R2। ये फार्मूला इसलिए लगाएं क्योंकि प्लस वाला हमको पता है श्रेणी क्रम में है, जिसका 50 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। और ये इसका मान पता है हमको 400, 400 गुने 4 1600 हो जाएगा, है ना। तो 2500 माइनस 1600 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो 900 होगा तो ये किसका वैल्यू निकलेगा, प्लस माइनस वाले का निकलेगा, R1 माइनस R2 का बराबर, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, जब स्क्वायर ही पटी जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो देखिए एक बार प्लस का इक्वेशन 1 मान लीजिए, और ये जो है R1 प्लस R2 बराबर कितना था, 50 था ना, 50, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दीजिए सर, क्या करिए, जोड़ दीजिए तो R1 का वैल्यू निकल जाएगा। और जब R1 का वैल्यू निकल जाएगा तो किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से, तो यहाँ पर से जो आंसर आएगा 40 और 10 आएगा, 40 और 10 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। किसी एक का 40 आएगा और किसी एक का 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, एक बार कॉपी कलम उठाइएगा, ट्राई करिएगा तो जरूर समझ में आएगा। सेम एकदम 10th लेवल का सवाल था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।